डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हमने अपने फर्स्ट पेपर स्टार्ट कर रखा था। फर्स्ट पेपर का फर्स्ट सेक्शन हमने कंप्लीट कर रखा था। उसके बाद थर्ड सेक्शन हमने स्टार्ट कर दिया था और थर्ड सेक्शन के 2 चैप्टर्स हैं। वो 2 चैप्टर हमने ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ लिए थे। अब हम ऑनलाइन क्लासें स्टार्ट करने जा रहे हैं और इन ऑनलाइन क्लासों के अंदर हम तीसरे चैप्टर से शुरुआत करेंगे। ठीक है, तो इन्वर्टिब्रेट्स जो अपनी बुक चल रही थी, इसका जो थर्ड सेक्शन का थर्ड चैप्टर है हेल्मेंथीज में परजीवी अनुकूलन। हेल्मेंथीज के प्राणियों के अंदर परजीवी अनुकूलन। देखो, सबसे पहले देखते हैं कि परजीवन या परजीविता होती क्या है। देखिए, 2 जातियों के मध्य या फिर ऐसे कह सकते हैं 2 जातियों के प्राणियों के मध्य पाए जाने वाला ऐसा संबंध। 2 जातियां हैं, उन 2 जातियों के प्राणियों के मध्य पाए जाने वाला ऐसा संबंध जिसमें एक जाति के जीव, जिसके अंदर एक जाति के जीव दूसरी जाति के जीव पर भोजन, एक जाति के जीव दूसरी जाति के जीव पर भोजन व आश्रय के लिए निर्भर रहते हैं। 2 जातियों के मध्य पाए जाने वाला ऐसा संबंध जिसमें एक जाति के जो जीव हैं वो दूसरी जाति के जीव पर भोजन व आश्रय के लिए निर्भर रहते हैं, जिसे परजीवन या परजीविता कहा जाता है। यानी इस संबंध को परजीवन या फिर परजीविता इसको कहा जाता है। एक चीज ध्यान देना यहाँ पर, एक तो है यहाँ पर एक जाति के जीव जो दूसरी जाति के जीव के ऊपर निर्भर है। ठीक है, तो एक तो जाति के जीव जो दूसरी जाति के जीव पर निर्भर, यानी जिस पर निर्भर है वो प्राणी कहलाए आश्रय देने वाले। ठीक है, और दूसरे हैं जो दूसरी जाति पर निर्भर हैं। एक तो वो प्राणी जो दूसरी जाति के जीवों पर निर्भर है, यानी जिसके ऊपर निर्भर है, तो जिसके ऊपर निर्भर है वो तो कहलाए आश्रय देने वाले, तथा जो निर्भर है वो प्राणी कहलाए आश्रय लेने वाले जीव। ठीक है, तो एक तो जिस पर निर्भर है तो वो तो आश्रय देने वाले जीव, और जो निर्भर है वो प्राणी आश्रय लेने वाले जीव। देखो, आश्रय देने वाले जो जीव है इनको कहा जाता है परपोषी या इनको पोषक, या फिर इसको अतिथेय या इनको मेजबान या होस्ट कहा जाता है। ठीक है, आगे देखो, आश्रय लेने वाले जीव, यानी आश्रय लेने वाले जो जीव हैं वो कहलाते हैं परजीवी या अतिथि या फिर मेहमान। आश्रय देने वाले जीव परपोषी, पोषक या अतिथेय या मेजबान कहलाते हैं, जबकि आश्रय लेने वाले जो जीव है, प्राणी है, वो परजीवी, अतिथि या मेहमान कहलाते हैं। अब देखो, कुछ जो परजीवी हैं उनकी जीवन काल की कुछ अवस्थाएं, कुछ परजीवी के जीवन काल की कुछ अवस्थाएं, केवल कुछ अवस्थाएं परजीवी होती है या परजीवी के रूप में पाई जाती हैं। अतः ऐसे परजीवियों को आंशिक परजीवी कहा जाता है। यानी कि
कुछ परजीवी ऐसे होते हैं जो अपने परपोषी के ऊपर उनकी कुछ अवस्था, जीवन काल की कुछ अवस्थाएं, इन कुछ परजीवियों की जीवन काल की कुछ अवस्थाएं ही परपोषी के ऊपर परजीवी के रूप में पाई जाती हैं। यानी अपने संपूर्ण जीवन काल पर वो परपोषी पर निर्भर नहीं करता है, संपूर्ण जीवन काल उसका परपोषी पर निर्भर न करके जीवन काल की कुछ ही अवस्थाएं पाई जाती हैं। इसलिए इन परपोषियों को इन परजीवियों को आंशिक परजीवी कहा जाता है। ठीक है, जबकि कुछ परजीवी ऐसे होते हैं जो अपने संपूर्ण जीवन काल में परजीवी के रूप में होते हैं, या उनका जो संपूर्ण जीवन काल है वो परजीवी के रूप में ही होता है, या संपूर्ण जीवन काल वो परपोषियों के शरीर पर ही बिताते हैं। उन परजीवियों को पूर्ण परजीवी कहा जाता है। उन परजीवियों को पूर्ण परजीवी कहा जाता है, या फिर इनको स्थायी परजीवी, पूर्ण या स्थायी परजीवी कहते हैं। ठीक है, तो ये तो हुए जिनकी कुछ अवस्थाएं ही परपोषी पर निर्भर है वो आंशिक, जो उनका पूरा जीवन परपोषी पर निर्भर होता है वो पूर्ण या स्थायी परजीवी कहलाते हैं। अब देखिए परजीवी हैं ये भी दो प्रकार के होते हैं। इन परजीवी हैं ये, इनको भी दो भागों में विभाजित किया गया है। नंबर 1 बाह्य परजीवी और सेकंड है आंतरिक परजीवी हैं ये भी दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 बाह्य परजीवी और नंबर 2 है आंतरिक परजीवी। देखो बाह्य परजीवी कौन से होते हैं? वे परजीवी जो परपोषी या पोषक की बाह्य सतह से, वे परजीवी जो पोषक या परपोषी की बाह्य सतह से ही पोषण प्राप्त करते हैं या भोजन प्राप्त करते हैं, वो परजीवी बाह्य परजीवी कहलाते हैं। सेकंड है आंतरिक परजीवी। वे परजीवी जो परपोषी की या पोषक के शरीर के अंदर निवास करते हैं तथा उनके आंतरिक अंगों से पोषण प्राप्त करते हैं, ऐसे परजीवी आंतरिक परजीवी कहलाते हैं। ठीक है, तो परजीवी हैं तो बहुत प्रकार के होते हैं, बाह्य परजीवी और आंतरिक परजीवी। बाह्य परजीवी वे होते हैं जो अपने परपोषी की केवल बाह्य सतह से ही पोषण प्राप्त करते हैं, वो बाह्य परजीवी कहलाते हैं। आंतरिक परजीवी वे होते हैं जो अपने परपोषी के शरीर के अंदर निवास करते हैं तथा उनके आंतरिक अंगों से पोषण प्राप्त करते हैं, वो आंतरिक परजीवी कहलाते हैं। ठीक है, अब अपना नेक्स्ट टॉपिक आता है परजीवी अनुकूलन। परजीवी अनुकूलन। परजीवी अनुकूलन क्या होता है? परजीवियों के शरीर में होने वाले संरचनात्मक व क्रियात्मक परिवर्तन,
या फिर ऐसे कह सकते हैं परजीवियों के शरीर में होने वाले ऐसे संरचनात्मक व क्रियात्मक परिवर्तन जिनके कारण वो परपोषी के शरीर में, जिनके कारण इन जो संरचनात्मक और क्रियात्मक परिवर्तन हो रहे हैं, इन परिवर्तनों के कारण वो परपोषी के शरीर में सफलता पूर्वक निवास कर पाता है, उसे ही परजीवी अनुकूलन कहते हैं। ठीक है, परजीवियों के शरीर में होने वाले ऐसे परिवर्तन परजीवियों के शरीर में होने वाले ऐसे संरचनात्मक व क्रियात्मक परिवर्तन, ठीक है, जिनके कारण जो परजीवी है वो अपने परपोषी के शरीर में सफलता पूर्वक निवास कर पाता है, उसे ही परजीवी अनुकूलन कहा जाता है। ठीक है, अब देखो परजीवी जो अनुकूलन है ये एसके हेलमंथीज व प्लेटी हेलमंथीज के जो प्राणी हैं, एसके हेलमंथीज व प्लेटी हेलमंथीज के प्राणियों में परजीवी अनुकूलन को 3 शाखाओं के अंदर विभाजित किया गया या फिर 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। ठीक है, देखो नंबर 1 अनावश्यक अंगों का ह्रास, अनावश्यक अंगों का ह्रास। ठीक है, सेकंड विशेष प्रकार की संरचनाओं या अंगों, विशेष प्रकार की या विशेष संरचनाओं या अंगों का विकास। और थर्ड है क्रियात्मक अनुकूलन। तो एसके हेलमंथीज और प्लेटी हेलमंथीज के जो परजीवी होते हैं उनके अंदर जो अनुकूलन है इनको 3 श्रेणियों के अंदर विभक्त किया गया है। पहले है आवश्यक अंगों का ह्रास, विशेष प्रकार के संरचनाओं या अंगों का विकास, और तीसरा है क्रियात्मक अनुकूलन। ठीक है, अब देखो, अब सबसे पहले देखते हैं अनावश्यक अंगों का ह्रास। ठीक है, देखिए अनावश्यक अंग क्या होते हैं? वे अंग जिनकी उनको आवश्यकता नहीं होती है, यानी उनके शरीर में उपस्थित वे अंग जिनकी उनको आवश्यकता नहीं होती है, वो अंग धीरे धीरे हासिल हो जाते हैं या फिर ऐसे कह सकते हैं विलुप्त होते जाते हैं या नष्ट हो जाते हैं। जैसे मैं बात करूं नंबर 1 गमन अंग। देखिए अभी मैंने परजीवी है वो भी 2 प्रकार के बताए थे। ठीक है, पहला था आंतरिक परजीवी और सेकंड बताया था बाह्य परजीवी। अब देखो आंतरिक परजीवी है, इनके लिए या इनको गमन करने की आवश्यकता नहीं होती है, और गमन करने की आवश्यकता नहीं होने के कारण इनमें गमन अंगों का अभाव होता है, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि आंतरिक परजीवी में गमन अंग अनुपस्थित होते हैं, जबकि कुछ एक बाह्य परजीवी, सभी में नहीं कह सकते, कुछ ही बाह्य परजीवी जिनके अंदर आंतरिक अंग उपस्थित होते हैं या पाए जाते हैं। तो आंतरिक परजीवी हैं उनके अंदर गमन अंग अनुपस्थित होते हैं क्योंकि आवश्यकता नहीं है, और आवश्यकता नहीं है तो उन अंगों का ह्रास हो जाता है, जबकि बाह्य परजीवी के अंदर अवगमन अंग उपस्थित होते हैं। सभी में तो खैर नहीं होते हैं, कुछ एक परजीवियों में गमन अंग पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है पहला तो हो गया गमन अंग, इन गमन अंगों का क्या हो रहा है? ह्रास हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है पेशी तंत्र।
अब परजीवियों के अंदर गमन अंग है, ये अनुपस्थित है, इनका ह्रास हो जाता है। तो गमन अंग नहीं होने के कारण इनके अंदर जो पेशी तंत्र है ये भी अनुपस्थित होता है। ठीक है, तो फिर गमन अंग के अभाव में या फिर गमन अंग अनुपस्थित होने के कारण परजीवियों में भी जो पेशी तंत्र है ये अनुपस्थित होता है। ठीक, नंबर 3 देखो, ज्ञानेंद्रियां। आंतरिक जो परजीवी हैं, ये आंतरिक परजीवी अपने परपोषी के शरीर में पाए जाते हैं और परपोषी के शरीर में पाए जाने के कारण आंतरिक परजीवी परपोषी के शरीर में पाए जाते हैं और परपोषी के शरीर में पाए जाने के कारण ये वातावरण के संपर्क में नहीं रहते हैं और वातावरण के संपर्क में नहीं होने के कारण इन्हें किसी प्रकार की ज्ञानेंद्रियों का आवश्यकता नहीं होते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि परजीवियों के अंदर जो ज्ञानेंद्रियां हैं ये अनुपस्थित होती हैं, क्योंकि इन्हें किसी प्रकार की संवेदना ग्रहण करने की आवश्यकता नहीं होती है और संवेदना ग्रहण नहीं करने के कारण इनमें ज्ञानेंद्रियां भी अनुपस्थित होती हैं। ठीक है, नंबर 4, आहार नाल। देखिए, आहार नाल का कार्य होता है भोजन का पाचन करना। जो भोजन का पाचन है वो मुख्यतः आहार नाल के अंदर ही होता है, लेकिन परजीवियों की बात करें तो ये सीधा पचित भोजन को ही अपने परपोषी से चूसते हैं या अवशोषित करते हैं। अब पचित भोजन का अवशोषण करने के कारण इनमें आहार नाल अनुपस्थित होती है। ठीक है, तो आहार नाल की आवश्यकता ही नहीं होगी और आहार नाल की आवश्यकता नहीं है तो आहार नाल इनमें अनुपस्थित होती है। तो परजीवियों के अंदर आहार नाल या तो अनुपस्थित होती है या फिर अल्प विकसित होती है। ठीक है, परजीवी हैं वो अपने परपोषियों से पचित भोजन का ही अवशोषण करते हैं, जिसके कारण इनकी जो आहार नाल है इनमें अनुपस्थित होती है या फिर अल्प विकसित होती है। ठीक है, तो ये तो अपने कौन से हो गए, अनावश्यक अंगों का ह्रास। ये पहला जो अनुकूल है 3 श्रेणियों में अपन ने विभाजित किया था, जिसमें पहला था अनावश्यक अंगों का ह्रास। ठीक है, और सेकंड आता है या फिर इनको ए दे देना पर ए और ये है बी, विशेष संरचनाओं या अंगों का निर्माण, विशेष संरचनाओं या अंगों का निर्माण। देखो, परजीवियों अपने परपोषियों में अच्छी तरह से रह सके, इसलिए इनके शरीर में कुछ अंग तो ह्रास हो गए, लेकिन जैसे इनको परपोषियों में अनुकूलित होने के लिए, उनके शरीर में अनुकूलित होने के लिए इनमें कुछ नए अंग भी निर्माण होते हैं, कुछ विशेष प्रकार के अंग भी निर्माण होते हैं। जैसे देखो, नंबर 1 रक्सी आवरण। अब आंतरिक परजीवी हैं, ये परपोषी के शरीर में ही पाए जाते हैं और ये ज्यादातर की मैं बात करूं तो ये आहार नाल के अंदर ही उपस्थित होते हैं। तो आंतरिक परजीवी तो परपोषियों के शरीर के अंदर उपस्थित, इसलिए उसे परपोषी के जठररस, परपोषी के शरीर में जठररस, आंतररस, जठररस व आंतररस व अनेक प्रकार के जो एंजाइम हैं ये उस परपोषी को नष्ट कर सकते हैं। आंतरिक जो परजीवी हैं ये आंतरिक परजीवी परपोषी के शरीर में पाए जाते हैं और परपोषी के शरीर की आहार नाल में उपस्थित जठररस, आंतररस व एंजाइम परपोषी को नष्ट कर सकते हैं। अतः इन रसायनों के प्रभाव से बचने के लिए जो परजीवी हैं, इन रसायनों के प्रभाव से बचने के लिए जो परजीवी हैं इन रसायनों के प्रभाव से बचने के लिए जो परजीवी हैं अपने शरीर के चारों ओर क्यूटिकल से निर्मित एक आवरण का
निर्माण करते हैं, जिससे ये अपनी रक्षा करते हैं। ठीक है, तो पहला हो गया रक्षी आवरण, यानी परपोषी के शरीर में उपस्थित जठररस, आंतररस व एंजाइम के से नष्ट होने से बचने के लिए ये अपने शरीर के चारों ओर एक क्यूटिकल की परत का निर्माण, क्यूटिकल के आवरण का निर्माण करते हैं, जो इनके चारों ओर रक्षी आवरण के रूप में कार्य करता है। ठीक है, सेकंड देखो आसंजक अंग। आसंजक अंग, देखिए परजीवी हैं वो अपने परपोषी, चाहे तो आंतरिक परजीवी हो या फिर बाह्य परजीवी हो, ये अपने परपोषी से चिपके या लटके रहते हैं, या तो अपने परपोषी के शरीर से चिपके रहते हैं या फिर लटके रहते हैं। ठीक है, अब परजीवियों के अंदर अपने परपोषियों के शरीर से चिपकने या लटकने के लिए विशेष प्रकार के अंग पाए जाते हैं, और इन्हीं अंगों को आसंजक अंग कहा जाता है। यानी कि परजीवी हैं, उन परजीवियों के अंदर परपोषी के शरीर से या उसकी सतह से चिपकने के लिए उसमें पाए जाने वाले जो विशेष अंग हैं वो अंग ही आसंजक अंग कहलाते हैं। ठीक है, जैसे मैं बात करूं टीनिया सोलियम, टीनिया सोलियम, इस टीनिया सोलियम के ऊपर 4 चूसक यानी सकर, 4 चूसक पाए जाते हैं, 1 2 3 और एक पीछे के साइड होता है। ठीक है, तो टीनिया सोलियम में अपने परपोषी से चिपकने के लिए इसमें 4 चूसक व अनेक हुक्स पाए उपस्थित होते हैं, जबकि फैसिओला, फैसिओला जो परजीवी है इसके अंदर 2 सकर पाए जाते हैं, जबकि अनेक इनके अंदर अनेक इनके अंदर तंतु समान संरचनाएं पाई जाती हैं। ठीक है, जिससे ये अपने परपोषी से चिपके हुए होते हैं। ठीक, ये तो हो इनके आसंजक अंग। नंबर 3 लयक। ठीक है, विशेष संरचना अंगों का निर्माण चल रहा है, जिसमें पहला है रक्षी आवरण, उसके बाद आसंजक अंग और तीसरा है लयक। देखिए कुछ बाह्य परजीवी ऐसे, बाह्य की तो नहीं आंतरिक की बात कर लेते हैं। कुछ परजीवी ऐसे होते हैं जो अपने परपोषी की बाह्य सतह से होते हुए शरीर के अंदर प्रवेश करते हैं। इसके लिए इनके अंदर भेदक ग्रंथियां, यानी कि वो अपने परपोषी के शरीर के अंदर प्रवेश करते हैं, और प्रवेश करने के कारण इसके अंदर भेदक ग्रंथियां विकसित हो जाती हैं, और इन भेदक ग्रंथियों के स्राव, इन भेदक ग्रंथियों के स्राव जो होता है ये परपोषी के टिश्यू या ऊतक या सेल्स को गला देता है, टिश्यू व सेल्स का लयन कर देता है, फिर ऐसे कह सकते हैं उनको नष्ट कर देता है या गला देता है, जिसके कारण परपोषी के शरीर पर छिद्र हो जाते हैं, और इन छिद्रों से ये परजीवी प्रवेश कर जाते हैं। ठीक है, तो ये तो अपन ने आज पढ़े हैं तो अनुकूलन। ठीक है, परजीवी जो अनुकूलन है इन्हें 3 श्रेणियों में बांटा था। पहला था आवश्यक अंगों का ह्रास, आवश्यक अंगों के ह्रास में गमन अंगों का ह्रास होता है, पेशी तंत्र इनमें अल्पविकसित ज्ञानेंद्रिय नहीं पाई जाती, आत्मार्थ है या तो अनुपस्थित होती है या अल्पविकसित होता है। उसके बाद विशेष संरचनाओं या अंगों का निर्माण, रक्षी आवरण इनके चारों ओर पाया जाता बचाव के लिए, आसंजक चिपकने लटकने के लिए होते हैं, और तीसरा था लयक, लयकों के द्वारा लयक में उपस्थित होते हैं इनकी भेदक ग्रंथियां, और भेदक ग्रंथियों का जो स्राव है वह परपोषी की टिश्यू और सेल्स को गला देता है, जिससे उनकी बाह्य सतह पर छिद्र हो जाते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गए अपने 2 अनुकूलन। ठीक है, या फिर ऐसे कह सकते हैं प्लेटी हेलमिंथेस और एस्के हेलमिंथेस के अनुकूलन की 2 श्रेणियां हो गई। तीसरी है क्रियात्मक अनुकूलन, वो अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, धन्यवाद।